हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे प्रीपोजिशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन की थ्योरी पे काम किया था और हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन है क्या, क्या आपको ये याद है और आपको पता है हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं अपने। सबसे पहले अगर इंग्लिश में बात करें तो शुरुआती कहाँ से होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, राइट। और ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने हैं? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हमने नाउन को डिस्कस किया, प्रोनाउन को डिस्कस किया, हमने इसमें एडजेक्टिव को डिस्कस किया, फिर हमने इसमें वर्ब को डिस्कस किया, राइट। वर्ब को लेकर हमने बात करी, देन उसके बाद हमने एडवर्ब को लेकर बात करी। अब जो बात आती है वो आती है हमारे प्रीपोजिशंस की। अभी करंटली हम किस पे काम करेंगे? प्रीपोजिशंस पे। देन इसके बाद दो और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे कि कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन से आप समझते क्या हैं? तो यहां पर आप देखिए प्रीपोजिशन। अब जैसे मैंने इसको पढ़ा प्रीपोजिशन, तो ये दो वर्डों से बना है, प्री और पोजीशन, यानी पहले स्थान पे, यानी प्री मतलब पहले स्थान पे लगने वाला, पहली पोजीशन पे लगने वाला। अब ये प्रीपोजिशन किससे पहले आते हैं? तो जब मैं नाउन आपको पढ़ा रहा था, प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया, वर्ब के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, उसमें भी मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई थी प्रीपोजिशंस को लेकर, कि जब भी प्रीपोजिशन आता है वो एक नाउन से पहले आता है। यानी यह हमारा अगर नाउन है, इससे पहले हमारा प्रीपोजिशन आता है। अगर नाउन से पहले हमारा प्रीपोजिशन आता है तो नाउन क्या है? नाउन ऑब्जेक्ट होता है जिस भी प्रीपोजिशन से वो बाद में आया उस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का। यानी मैं ये कहूँगा कि जो ये नाउन है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? इस पर्टिकुलरली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब प्रीपोजिशन में जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, ये बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं और मेन जो इसमें जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन कौन सा है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। यानी प्रीपोजिशन कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये हमें सेंटेंस से देख के समझना है। अब मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ कि प्रीपोजिशन क्यों, वाई प्रीपोजिशन, जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बनाकर ही खत्म हो रहा था। ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जो हमारी अगर ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होगा, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में ही आपकी सारी कहानी खत्म हो रही थी और आपने पढ़ा होगा इसी को, तो आप सेंटेंस बोल देते हो। फिर प्रीपोजिशन क्यों? जैसे मे आई कम इन, इतने में खत्म आपका एक सेंटेंस। फिर प्रीपोजिशन गो। अब जैसे एक वर्ड होता है गो, यानी यू कैन गो, तो आप जा सकते हो। तो अभी ये सवाल उठता है प्रीपोजिशन क्यों? देखिए, जब भी आप कोई भी एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो ये सेंटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यानी इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं सेंटेंस के बारे में, ना सब्जेक्ट के बारे में, ना वर्ब के बारे में, ना ऑब्जेक्ट के बारे में, ना वो किस टाइम पे है, किस लिए गया है, कोई रेफरेंस आपको नहीं मिलता है सेंटेंस को लेकर। जब आप एडिशनल जानकारी चाहते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हो, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ रेफरेंस और ज़्यादा चाहते हो किसी भी बात का, तो वो जो रेफरेंस या वो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलेगी? आप इस चीज़ को समझिए, ये जो रेफरेंस और ये जानकारी है कहाँ से मिलेगी? उस रेफरेंस और जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रीपोजिशन सेंटेंस में आके उसको क्वालिफाई करेगा, यानी उसके बारे में अधिक जानकारी देगा, राइट। इट्स क्वांटिफाई एक होता है जब आप वैल्यू में बात करते हो, क्वालिटीफाई क्या होता है जब आप उसकी क्वालिटी को लेकर बात करते हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। तो प्रीपोजिशन के नाउन के साथ आएगा। ये थोड़ा सा प्रीपोजिशन का हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब क्या करते हैं,
अब हम अपने आज के सेशन की चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है यह है प्रीपोजिशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, यानी आज के सेशन में हम प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात आप याद रखकर चलिए। अब आज के सेशन में हम सबसे पहले 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी ईच क्वेश्चन का जो भी एक प्रत्येक क्वेश्चन है उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे क्या थंब रूल है, क्या रूल्स हैं, इन सबको अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो ये है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है जो आप पहले भी करते आए हो। ये आपका एक कॉपी का पेज है, आप उस पर हेडिंग लिख लीजिए प्रीपोजिशन, 1 से लेकर 25 तक आप क्वेश्चन नंबरिंग मार्क कर दीजिए और उसके सामने अपने रिस्पॉन्सेस करिए। देन उसके बाद जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप चेक करिएगा कि आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो गलत है तो कहाँ पर गलत है, क्या आपने गलती कर दी, क्या आपने मिस कर दिया, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपने गलत यूज करा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं और 1 से लेके ऐसे हम 25 तक एक एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, व्हेन व्यूड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। अब ये है देखने का नजरिया। आपने किसी एक बात को देखा और उसके बाद आप बोल रहे हो कि जब आपने वो जो बात है वो किसी और तरीके से देखी तो दोनों में अलग आ गया, फर्क हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है हम प्रीपोजिशंस करें तो आपको प्रीपोजिशंस इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो व्हेन है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है, विद प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, राइट। और उसके बाद कोई इसमें और कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अब बात करनी है कि प्रीपोजिशन में क्या है। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन व्यूड, जब व्यू के साथ है ना, व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो विद नहीं आता, व्हेन व्यू फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट, और पॉइंट ऑफ व्यू, द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, यानी जो पूरा जो हमारा एपिसोड है या जो पूरी बात का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग दिखेगा। तो यहाँ पर विद में प्रॉब्लम है, विद नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रॉम, राइट। पार्ट 1 में एरर है, व्यू फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, व्यूड के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, याद रखिएगा। सो पहले पार्ट में एरर है, यस बिल्कुल सही बात है, पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर विद की जगह क्या यूज होगा, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब, राइट। अब प्रीपोजिशनल एरर है, उसी को चेक करना है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, अब बात हो रही है कि रघु ने अपना स्कूल खत्म करने के बाद अब वो कहाँ गया, अब उसको जरा ध्यान से देखिए वो कहाँ गया। रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, तो रघु ने सोचा बॉम्बे जाने के लिए, इन सर्च ऑफ सम जॉब, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया इन सर्च ऑफ, देखिए इन सर्च सम जॉब, तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल खत्म करने के बाद रघु थॉट, रघु ने किसका थॉट किया, ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च। अब ये जो रघु ने सोचा, अब ये इन के साथ प्रीपोजिशन आ गया सर्च, लेकिन ये जो यहाँ पर जॉब आई है ना, जॉब, इसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो नाउन यहाँ पर यूज हुआ है ये किस लिए यूज हुआ है, तो जब भी आप किसी चीज को ढूंढने का काम करते तो सर्च ऑफ आता है, सर्च ऑफ, राइट। कुछ चीज आपको खोजनी है या कुछ आपको देखना है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सर्च ऑफ। तो थर्ड में आएगा इन सर्च ऑफ, जॉब जॉब तलाशने के लिए बॉम्बे के लिए जाने के लिए सोच रहा था, तो ये होगा इन सर्च ऑफ, राइट। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ऑफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शैल वी अराइव टू अवर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन क्या होता है, राइट, व्हेन शैल वी अराइव टू अवर डेस्टिनेशन, तो ये पूछा जा रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, राइट। सो जब भी आप बात करते हो ना, अराइव का मतलब होता है कि आगमन
या आप किसी जगह पे अराइव होते हो, आगमन होते हो, या आप किसी जगह पे जाते हो। तो अराइव टू अवर डेस्टिनेशन नहीं होता, अराइव के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होता है एट होता है। मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ सेट ऑफ प्रीपोजिशंस याद करना पड़ेगा। अगर आपको वो प्रीपोजिशंस आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको कुछ प्रीपोजिशंस आने चाहिए। तो व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पर आएगा एट आवर डेस्टिनेशन, राइट। सो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सो यहाँ पर एट आवर डेस्टिनेशन आएगा, थर्ड पार्ट को आप करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन अ कॉलेज। तो यहाँ पर बोला गया है जो वुमेन है, वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो देखिए यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट की बात होती है, वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो यहाँ पर ये जो इन है ना प्रीपोजिशन, ये गलत यूज हुआ है। वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज आएगा, राइट। अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो राइट, तो जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए बात करोगे, अपॉइंट के साथ टू आता है। अपॉइंट के साथ अगर आप कोई प्रीपोजिशन यूज करोगे तो वो टू यूज करोगे, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू, राइट। थर्ड पार्ट में एरर है, वुमेन आर नॉट अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज, तो इसको आप करेक्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में टू। आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। तो जो ऑफिसर है वो एंग्री हुआ किसके ऊपर, एंग्री ऑन द क्लर्क। देखिए जब भी आप एंग्री की बात करते हो ना, एंग्री, और एंग्री आप किसी पर्सन से हो, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। एंग्री जब भी आप किसी पर्सन से हो तो एंग्री विद होता है। एंग्री के साथ क्या यूज किया जाएगा, विद। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन, ये गलत है। क्योंकि जब भी, अब देखिए ये ऑफिसर है, ये किस पे है, क्या ये किसी सिचुएशन पे गुस्सा है, या किसी राइट इंसिडेंट पे गुस्सा है, या किसी वस्तु के ऊपर गुस्सा है, नहीं, ये गुस्सा है क्लर्क के ऊपर। क्लर्क कौन होगा, एक पर्सन होगा, तो एंग्री विद द क्लर्क होगा, नॉट ऑन द क्लर्क। क्लर्क से गुस्सा है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है, एंग्री के साथ आप विद यूज करोगे, ये एग्जाम में बहुत बार है, बहुत कॉमन है। एंग्री, राइट, एंग्री जब आप किसी पर्सन से होते हो तो याद रख लीजिएगा विद यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन विल यू बी प्रोसिक्यूटेड, व्हेन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, सॉरी, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब क्या होता है कि जब आपको इसमें बोला गया कि आपको प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, अगर आप जो है ना, अगर आप सीड्स ले गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया से सीड्स लेके आए, तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी चार्ज किया जाएगा। तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर इनटू ऑस्ट्रेलिया होगा या कोई और प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पर इनटू गलत है, राइट। तो यहाँ पर होगा, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में आप आ रहे हो, इनटू ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, ये गलत वर्ड हो गया। इनटू, ऑन टू और इन, ऑन, इन सबको मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा है, इनको समझ लीजिए। तो यहाँ पर होगा इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन ऑस्ट्रेलिया होगा। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो यहाँ पर इन और फ्रॉम मैंने आपको बता दिया है किस कॉन्टेक्स्ट में होंगे। अगर आप आ रहे हो तो इन, जा रहे हो तो फ्रॉम, राइट। सो यहाँ पर एरर है, इसको करेक्ट करेंगे। इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सही आंसर, इन आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो ये बोल रहा है हमारे जो न्यू नेबर्स हैं ना, वो एरिजोना में रह रहे थे 10 साल से, राइट। अपने ये जो प्रेजेंट हाउस है, अभी जो इनका वर्तमान वाला जो घर है, इसमें मूव करने से पहले ये 10 साल तक एरिजोना में रहे थे। अब ज़रा सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट आपको टेंस में भी पढ़ा देते हैं, राइट, और अभी भी समझ लीजिए। देखिए सिंस और फॉर, जब भी आप टाइम पीरियड की बात करोगे, टाइम पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो ये जो टाइम पीरियड की जो बात करोगे उसके लिए फॉर यूज़ होता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करोगे, पर्टिकुलर टाइम,
जैसे सिंस मंडे हो सकता है, सिंस 2013 हो सकता है, सिंस अप्रैल हो सकता है, सिंस मई हो सकता है, सिंस बर्थ हो सकता है, द बर्थ ऑफ, और द डिमाइस ऑफ, राइट। किसी भी इवेंट से लेकर भी इवेंट को भी आप सिंस से जोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुआ होता है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात होगी, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात होगी, राइट। इस तरीके से आप इसको समझिए। अब यहाँ पर जो ये 10 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, कि 10 साल, अभी यहाँ पर मूव करने से पहले वो 10 साल तक एरिजोना में रह रहे थे। तो यहाँ पर जो ये 10 ईयर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक टाइम पीरियड है कि 10 साल तक, ये जो 10 साल की अवधि है, उतने समय तक वो वहाँ पर रहे थे। तो यहाँ पर सिंस नहीं होगा, यहाँ पर फोर यूज़ होगा, राइट। थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पर सिंस की जगह क्या यूज़ होगा, फोर। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। अब जैसे आप मान लीजिए जाते हैं, अगर आपके घर में, दोस्त में किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप उसको अकम्पेन करते हैं। अकम्पेन का मतलब है उसके साथ देते हैं, उसके सहयोगी होता है, राइट। अकम्पेनियन, सहयोगी जिसे हम बोलते हैं। तो पेशेंट को उसके दोस्त के द्वारा अकम्पेन्ड किया गया, राइट। द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। तो अकम्पेन के साथ जो सही वर्ड आता है, याद रख लीजिए। देखिए पर्टिकुलरली आप वर्ड के साथ देखिए, किस वर्ड के साथ किस तरीके का हम जो है प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो अकम्पेन के साथ जो हमारा वर्ड आएगा, बाय आएगा। तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। थर्ड पार्ट में एरर है। अकम्पेन के साथ क्या आता है, बाय आता है। इसको आप करेक्ट करेंगे, बाय। आगे बढ़ते हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट एरर है, क्योंकि ये एरर है, बेसिकली एरर तो है ही, आपको पता करना है क्या एरर है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए ये देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको 3 जगह पढ़ा चुका हूँ। ये आपको एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ाया था, ये आपको मैंने वर्ब में भी पढ़ाया था, और आप अभी भी ये इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो एडवर्ब में भी शायद। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का हम ये कहते हैं ना कि ये हमारा प्रीपोजिशन से ये उससे, तो ऐसा नहीं होता है, ये हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है, राइट। यहाँ पर जो पास है ना, पास अवे, अवे जो है यहाँ पर बेसिकली प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया है, तो इसीलिए ये अब प्रीपोजिशन का बन गया। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, और यहाँ पर बात हो रही है कि समय नहीं गुजार पाता, तो पास द टाइम आएगा, टू पास द टाइम इन विलेज। तो यहाँ पर अवे को हटा दीजिए, ये गलत प्रीपोजिशन यूज हो गया, राइट। पास द टाइम आएगा, अवे नहीं आएगा, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है टाइम। ही पास्ड अवे, वह मतलब वह मृत्यु, मतलब वो मर चुका है या मृत्यु हो गई है उसकी, तो ही पास्ड अवे का मतलब ये होता है। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। देखिए जो एक्ट्रेस थी वो शॉक हो गई, किस लिए, राइट। अब देखिए वो जब शॉक्ड हुई वो न्यूज़ के ऊपर। अब वो न्यूज़ थी किसके, उसके डॉग की मृत्यु की। तो द अवे न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि जो टीवी में न्यूज़ आती है, न्यूज़ का मतलब होता है खबर। अब ये खबर उसको कोई और ला के दे सकता है, जो डॉग की रख रखाव कर रहा होगा, उसने आपको बताई होगी। तो यहाँ पर न्यूज़ का मतलब ये है। सो द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़ नहीं होगा, एट द न्यूज़, एट द न्यूज़। शॉक्ड के साथ एट आएगा, शॉक्ड एट, याद रखेंगे। तो थर्ड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे, शॉक्ड एट द न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। अब देखिए हैवी रेन यानी ये कह रहा है कि जो भारी वर्षा हुई है, राइट। भारी वर्षा ने क्या करा, भारी वर्षा ने उन्हें सिनेमा जाने से रोका। प्रिवेंटेड, अब प्रिवेंटेड टू डू समथिंग यानी किसी चीज़ को करने से रोकना। तो यहाँ पर आएगा हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू सिनेमा नहीं होगा, फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाने से, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। तो यहाँ पर टू गो टू नहीं होगा, यहाँ टू गो नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉम गोइंग होगा, फ्रॉम गोइंग टू। तो इसको आप काट लीजिए, फ्रॉम गोइंग, राइट। दिस इज द राइट वर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। We had a lot of difficulty to find the house no error। देखिए जब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस कराया था, जब भी आप बात करते हो डिफ़िकल्टी की,
तो डिफिकल्टी के साथ आता है डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था डिफिकल्टी के साथ जब भी आप कोई करेक्ट प्रीपोजिशन लगाओगे, किसी काम को करने में आपको समस्या महसूस हो रही है, डिफिकल्टी फील कर पा रहे हो, तो इन डूइंग समथिंग या डिफिकल्टी इन समथिंग या इन डूइंग समथिंग, इस तरीके से आप लिखोगे। तो यहाँ पर जो भी कोई आप वर्ड लिखोगे वो आईएनजी फॉर्म में होगा, राइट। अगर वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा और यहाँ पर इन आएगा। सो वी हैड फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। यहाँ पर जो सही वर्ड होगा इन फाइंडिंग द हाउस, राइट। तो सेकंड पार्ट में आ रहा है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इन फाइंडिंग द हाउस, राइट। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पर कंजप्शन का मतलब है कि खपत में अगर जो खपत का मतलब है जो कंज्यूम किया जा रहा है या कोई भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम किया जा रहा है, तो जब खपत में जो है कंजम्पशन जो है इंक्रीज होगी, द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। तो इन कंजम्पशन इन इनकम बिल्कुल ठीक है, खपत अगर बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, तो नो एरर, ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। अब हमारे 13 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मीट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। अब बोला जा रहा है कि जो टीचर्स थे बहुत अलग अलग स्कूल के, वो इकट्ठा हुए, क्यों? डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस? हाउ टू इम्प्रूव। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिस्कस के साथ अबाउट भी लिख दिया है, या तो सिंपल लिख देते टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मीट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग लेकर चलेगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, सिंपल डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, नॉट यूज अबाउट, तो यहाँ पर हम अबाउट यूज नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट में एरर। His tradition bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction, right, among the younger members of the family, right. So अब यहाँ पर आपको एरर पता करनी है कि यहाँ पर क्या होगा, right. His tradition bound attitude, जो उसका जो ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड है, right, had to be a constant source of dissatisfaction. It's dissatisfaction, sorry I pronounced it wrong, तो ये गलत प्रोनाउंस्ड किया। इसका डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष। तो उसका जो ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड है वो कांस्टेंट सोर्स बना हुआ है फैमिली के जो यंगर मेंबर्स हैं उनके असंतोष का, राइट। सो यहाँ पर अब आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या है एरर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या एरर है, आप ज़रा ध्यान से बताइए। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कोई एरर नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। देखिए अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अपने आप में सेपरेट कर देना, राइट। बिटवीन डिफरेंसेस ये सुपरफ्लॉज हो गया, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखेंगे द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। बिटवीन और डिफरेंसेस को काट देंगे, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा, नॉट यूज। बिटवीन और डिफरेंसेस को काटेंगे, यूज सुपरफ्लॉज हो गया, यानी एक ही बात को अलग अलग मल्टीपल मीनिंग्स वर्ड से कन्वे करा दिया। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, यानी किसी ग्रीन पेंट की बात हो रही है जो वॉल पे लगा हुआ है। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। तो सुटेबल कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, तो राइट बहुत सारे कलर्स की कॉम्बिनेशन को हम कॉन्ट्रास्ट बोल देते हैं। तो द ग्रीन पेंट है जो दीवारों पे है, उसके साथ येलो डोर्स का जो अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके ये काम करेंगे, नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन में है। क्या इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। आपको एक दो वर्ड आपको सिखाने हैं मुझे, एक हो गया बिसाइड और दूसरा हो गया बिसाइड्स। बिसाइड्स
एक का मतलब होता है बाजू में, और इसके एक का होता है अलावा। अलावा, तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग है पहले आप ये बताइए। बिसाइड फूड, राइट। द पिलग्रिम्स मतलब क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा जो भगवान की पूजा पाठ के लिए यात्राओं पे जाते हैं, यात्री जो होते हैं, राइट, उनको हम इंग्लिश में पिलग्रिम्स बोलते हैं, राइट। कैरिड सम मेडिसिन, यानी फूड के अलावा वो कुछ मेडिसिन भी लेके गए। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमें अलावा वाला मीनिंग करना है, इन एडिशन टू। यहाँ पर कौन सा मीनिंग चाहिए हमें, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू यानी फूड के अलावा वो क्या और लेके गए, वो मेडिसिन लेके गए, राइट। और यहाँ पर मतलब अगर मैं बात करूँ इन एडिशन टू समथिंग होता है यहाँ पर जो हमें मीनिंग चाहिए। और दूसरा जो बिसाइड होता है, जो दूसरा बिसाइड होता है उसका मतलब होता है कि साइड में, राइट, एट द साइड ऑफ समथिंग। तो इस एक और बिसाइड का मतलब हो गया एट द साइड ऑफ समथिंग। तो अब आपको मैं सस्पेंस दूर कर देता हूँ। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ समथिंग, किसी के बाजू में, एट द साइड ऑफ समथिंग, राइट। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, अलावा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इन एडिशन टू समथिंग, राइट। तो अब यहाँ पर एरर आपको दिख गया, क्या एरर है, एरर आपका पहले ही पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर बिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर होगा बिसाइड्स। बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। तो पहले पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें अलावा चाहिए, नॉट इन साइड ऑफ समथिंग। यहाँ पर हमें मीनिंग चाहिए इन एडिशन टू। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स। वेरी गुड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, adult suffering chicken pox can develop all kinds of complications, right। complications का मतलब होता है problems। अगर मैं बात करूँ suffering, आपने लिखा होगा एप्लीकेशन में जब आप छोटे थे suffering, suffering के साथ जो सही प्रीपोजिशन यूज होता है suffering from, आप किससे ग्रस्त हो, suffering का मतलब है ग्रस्त, तो suffering के साथ सही वर्ड होगा suffering from। so adult suffering from chicken pox, जो adult चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं, कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो उनके साथ कुछ और तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो सफरिंग के साथ कौन सा वर्ड हमें यूज करना है, फ्रॉम, राइट। वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं मैं, बिटवीन और अमंग। देखिए, जब भी बात करोगे फॉर टू, दो पर्सन के लिए, दो थिंग्स के लिए, यानी जब भी आप दो की बात करोगे तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करोगे। जैसे नाइदर आइदर यूज कर रहे थे, नन और ऑल, राइट। नन और ऑल, अगर नाइदर किस केस में होगा, दो ऑप्शंस के लिए, तो अगर दो से ज़्यादा है तो नन। आइदर किसके लिए यूज होगा, दो ऑप्शंस के लिए, दो से ज़्यादा है तो ऑल। वैसे ही बिटवीन दो के लिए, और बिटवीन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है तो अमंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 4 2। दो के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो आप, बिटवीन यूज कर सकते हो, आइदर कर सकते हो जब चूज करने की बात हो, दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना हो तो नाइदर। अब इन्हीं का जो हमारा इन्हीं का जो हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा, मोर देन 2, राइट। अगर बात करें इनके कॉरस्पॉन्डिंग में मोर देन 2, तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, अमंग, और इस केस में क्या हो जाएगा, ऑल, इसमें केस में क्या हो जाएगा, नन। तो जरा ध्यान से देखिए, और ये किस में हो गया, मोर देन 2, मोर देन 2। तो यहाँ पर कितने जो मिठाइयाँ हैं वो कितने में बटी हैं, 4 लड़कियों में। क्या यहाँ पर 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, बिल्कुल लड़कियाँ हैं। तो द स्वीट्स वर शेयर्ड, बिटवीन नहीं होगा, अमंग, अमंग द 4 गर्ल्स। तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा यहाँ पर, अमंग होगा, राइट, अमंग द 4 गर्ल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। तो कोई फैमिली है जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, राइट। वन ऑफ हिज सिस्टर इज मिनिस्टर, वन ऑफ हिज सिस्टर इज अ मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। तो एक जो सिस्टर है वो तो खुद मिनिस्टर है, और जो दूसरी है उसकी शादी एक मिनिस्टर से हुई है, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैरिड विद अ मिनिस्टर आएगा या मैरिड
टू अ मिनिस्टर आएगा, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू, राइट। करेक्ट प्रीपोजिशन में टू आएगा। दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड टू अ मिनिस्टर। तो मैरिड के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू, मैरिड टू अ मिनिस्टर। उसकी शादी किससे हुई है, एक मिनिस्टर के साथ हुई है, राइट। सो यहाँ पर आएगा मैरिड टू अ मिनिस्टर। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशन देखना है। आगे बढ़ते हैं। Question number 22. Supposing that the information proves to be totally reliable, should we still have to recast the plans? अब बोला जा रहा है कि supposing that, अगर हम ये मान के चले जो information है, right, proves to be totally reliable, अगर जो information है वो पूर्ण तरीके से सच हो जाती है, should we still, right, अब पूछा गया कि क्या हमें जो plans हैं उनको recast करना चाहिए, तो यहाँ पर होगा should we still have टू रिकास्ट अप द प्लान्स होगा, नहीं ये गलत है, यहाँ पर टू रिकास्ट नहीं होगा, शुड वी स्टिल हैव रिकास्ट द प्लान्स, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा जो यूज होगा यहाँ पर टू नहीं होगा। तो एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सपोजिंग, राइट, सपोजिंग दैट प्लस सब्जेक्ट प्रूव्स डैश, फिर अगर आपने यहाँ पर शुड लिखते हो जो हमने ये लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी इंफॉर्मेशन, दैट के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर प्रूव्स हो गया, फिर टू बी रिलायबल हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर शुड आता है कहीं भी, शुड जो आता है कहीं भी, उसके बाद राइट, उसके बाद जो आपकी स्टिल, और उसके बाद जो आपने फ्यूचर में लिखा रिकास्ट, तो यहाँ पर कहीं भी टू नहीं आएगा, सिंपल यूज करना है, यहाँ पर टू नहीं आएगा, सिंपल आप ये याद रखेंगे। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी रिलायबल, शुड वी रिकास्ट द प्लान्स, शुड वी हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो ये थर्ड पार्ट में एरर है, टू यहाँ पर रिमूव करेंगे, शुड वी, तो यहाँ पर पूरा ये रिमूव कर देंगे, स्टिल रिकास्ट प्लान्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर शाउट है, चिल्लाना। तो जब भी आप चिल्लाते हो किसी के ऊपर तो शाउट के साथ अपॉन नहीं आता है, शाउट के साथ आता है शाउट एट्स, राइट। कोई अगर आपसे कोई पर्सन गुस्सा है तो एंग्री के लिए क्या यूज होगा, एंग्री एट, एंग्री विद, राइट, एंग्री ऑन। तो एंग्री के साथ याद रखना है, शाउट के साथ याद रखना है, और फेथ के साथ याद रखना है, बिलीव, फेथ, एंग्री, शाउट, इन सब के साथ आपको प्रीपोजिशंस याद करने, ये आपके होमवर्क है, राइट। रिलाय, रिलाय के साथ तो ऑन होता है, ये तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर शाउट अपॉन मिनिस्टर ये नहीं आएगा, शाउट एट द मिनिस्टर आएगा, राइट। करेक्ट प्रीपोजिशन एट यूज होगा, अपॉन की जगह आप क्या यूज करेंगे, एट। नाउ आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिम। तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ किसी चीज़ को लेकर। सो आई वॉज थिंकिंग, क्या है, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो वो बोल रहा है कि जो उसका जो पीरियड था 1980 से लेकर 1990, ये जो 10 साल का पीरियड था उसकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंटली या इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप बिटवीन के साथ कोई टाइम रखते हो तो बिटवीन और आपने कोई टाइम लाइन रखी, सपोज यही 1980, एंड लगाओगे, बिटवीन के साथ एंड आएगा जब भी आप कोई टाइम लाइन का रेफरेंस दे रहे हो, नहीं तो फ्रॉम 1980 और फ्रॉम के साथ टू लगोगे, फ्रॉम के साथ टू 1990। तो इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको दिख गया जो एरर है वो किस में आ गई, सेकंड में आ गई, तो इसको आप करेक्ट करेंगे, राइट। सो फ्रॉम यूज कर सकते हो, बिटवीन यूज कर सकते हो। वेरी गुड, यहाँ पर हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, राइट। तो अब आती है बारी रिजल्ट की। अब रिजल्ट में देखिए मैं कैटेगरी बना दे रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन 25 में से 25 ठीक है तो वेल एंड गुड, आपने प्रैक्टिस भी की, राइट, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे और आपने प्रैक्टिस भी क्लियर करी। अगर आपके जो नंबर है वो इस बीच में आता है, राइट, तो आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है किसी हद तक, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी है, इसको और इंक्रीज करिए, इसको थोड़ा इंक्रीज करिए, इसको ज़्यादा करिए। अगर आपके नंबर आते हैं
19 मान लीजिए 15 से लेके, ये तो खैर कम हो गया लेकिन रख लेते हैं ये एक्सक्लूड करना, यहाँ 19 गिन लेना आप चाहो तो आपके कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी सी कमी है, राइट। तो इसमें भी आपको जोड़ने की ज़रूरत है, और लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आपको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इनसे कम वालों के लिए आई एम रियली सॉरी, आपने बहुत कम मेहनत करी है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से सीखने हैं, उसके साथ जैसे ही ये सीख लो उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम तक अभी टाइम है, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। फिर आप ये चीज़ कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, PYQs करिए, PYQs हम भी आपको कराएंगे, हमारे साथ PYQs की प्रैक्टिस करिए तो आप इजीली बना पाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर करिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने प्रीपोजिशंस करा, आगे चलकर हम अपने ग्रामर के और भी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए और ग्रामर को सीखते रहिए। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।